हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। तो ये एक फिजियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी में एज ए एलएक्यू भी पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको इसके एकदम शॉर्ट और बहुत ही इजी नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब जैसे कि आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हो। और कैसा होता है ना, फिजियो में जो है, फिजियोलॉजी में जो है, तो आप जितना ज़्यादा उसको कंसेप्ट समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। रट्टा मार के कुछ होने वाला है नहीं। और पॉइंट वाइज़ याद किया कीजिए। तो इसलिए मैंने आपके वास्ते एकदम पॉइंट वाइज़ जो है तो नोट्स तैयार किए हुए। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तो ये देखिए आज के हमारे नोट्स है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको पॉइंट्स कौन से कवर करने हैं। तो गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि आप जानते हैं कि जूस है, तो आपको इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर मैंने टॉपिक्स भी लिखे। पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा कि गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, क्या चीज़ होती है गैस्ट्रिक जूस। तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा आपको कि मतलब उसका पीएच क्या होता है, ये क्या होता है। फिर उसका कंपोजिशन लिखना होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो हम देखेंगे। फिर उसका मैकेनिज्म मतलब वो किस तरीके से काम करता है। फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन, फिर उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। फिर हार्मोनल कंट्रोल, फिर फंक्शन, और फिर अप्लाइड देखेंगे। तो हम यहाँ पे चालू करते हैं हमारी डेफिनेशन से। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो गैस्ट्रिक जो होता क्या है, असल में ये जो है तो ये सिक्रीशन होता है और मिक्सचर होता है डिफरेंट सेल्स और ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। और ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और उसका फंक्शन प्रोटियोलिटिक होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जंप करेंगे, जैसे कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखना है। अमाउंट लिखना है, कितना होता है, पीएच, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक, एचसीएल। तो ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। तो पहले अमाउंट लिख लीजिएगा, कितना होता है 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे। फिर पीएच कितना होता है, पीएच भी बहुत पीएच सबसे कम। अब एमसीक्यूज में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम पीएच किसका होता है। तो आप क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस का। इसका पीएच कितना होता है, 0.9 टू 1.5। 0.9 1.5 पीएच है, उसका मतलब रिएक्शन कितना होगा इसका, रिएक्शन कैसा होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा। फिर उसके बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिखेंगे आप, 1.002 टू 1.004। फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एचसीएल, मतलब गैस्ट्रिक एचसीएल का पीएच। तो वो कितना होता है, 0.45 टू 0.60। अब उसके बाद हम उसके कंपोजिशन पे जंप करेंगे। तो देखिए मैंने आपको कितने एकदम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और अगर आप पूरी बुक पढ़ते बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा मतलब। तो अब उनका कंपोजिशन देखेंगे। तो इसके कंपोजिशन में दो चीज़ें होती है मेनली। पहला क्या होता है, वाटर, और दूसरा सॉलिड्स। तो वाटर कितना होता है, 99.45%। और सॉलिड्स कितना होता है, 0.55%। अब सॉलिड्स में भी दो चीज़ें होती है, सॉलिड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.40, और इनऑर्गेनिक 0.40। 0.55 में से 0.40 निकाल दिए तो कितने बचते हैं, 0.15%। तो इनऑर्गेनिक कितना होता है, 0.15%। तो ऑर्गेनिक में भी और बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि देखिए इधर। अब ये आपको याद करना होगा। देखिए पहला है म्यूसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये बी 12 के एब्जॉर्प्शन के वास्ते बहुत ज़रूरी होता है। फिर गैस्ट्रिसिन हो गया, फिर गैस्ट्रिक लाइपेस, रेनिन, लाइसोसोम, जेलिटिनेस, यूरिएस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, और पेप्सिन। फिर अब हम इनऑर्गेनिक देखेंगे। इनऑर्गेनिक में नॉर्मली सारे मेटल्स होते हैं। तो देखिए इनऑर्गेनिक में क्या है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है, और मैग्नीशियम फॉस्फेट है। फिर अब ये कंपोजिशन हो गया। अब हम इसके बाद इसके डेमोन्स्ट्रेशन पे जाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको 3 पॉइंट्स कवर करना होंगे। देखिए आप एकदम टॉपिक वाइज, एकदम पॉइंट वाइज जाएंगेगा। और एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना है आपको। फिजियो में थोड़ा सा मतलब मैंने आपको एकदम शॉर्ट प्रोवाइड, जैसे आपको समझ में आए वैसे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपको समझे जैसे। तो फिर अब इसके अंदर 3 पॉइंट कौन से कवर करने हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। पहला हो गया शम्स फीडिंग, दूसरा हो गया पावलोव पाउच, और तीसरा हो गया फंक्शनल टेस्ट मील। तो पहले हम शम्स फीडिंग देखेंगे। तो शम्स फीडिंग में असल में होता क्या है, जो जो अपना डॉग होता है तो उसका ईसोफेगस जो है तो एक साइड से ओपन कर दिया जाता है। मतलब जो डॉग का ईसोफेगस है
तो उसको वन साइड से ओपन कर देते हैं और फिर उसका जो ओपन एंड है उसको डायरेक्टली स्टमक के मिडल में ऐड करते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको स्टमक के मिडल में जोड़ देते हैं। ये होता है शम्स फीडिंग में। तो देखिए यहाँ पे इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया गया है, इसोफेगस ऑफ डॉग एक्सपोज्ड आउटसाइड एट वन एंड कनेक्टेड इन द मिडल ऑफ स्टमक। ये हो गया हमारा शम्स फीडिंग। फिर अब दूसरा उसका पॉइंट है पाउलोव पाउच। अब पाउलोव पाउच को मैं आपको बताता है, आपको ये मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट में लिखे, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा। तो पाउलोव पाउच क्या होता है असल में, ये एक स्मॉल डाइवर्टिकुलम होता है जो बॉडी और स्टमक के ऊपर बनाया जाता है। और ये जो होता है तो 1/8 पार्ट ऑफ स्टमक को कंप्राइज करता है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए कंप्राइज 1/8 ऑफ स्टमक। फिर उसके बाद ये स्टमक कैविटी से कनेक्टेड नहीं होता है, स्टमक कैविटी से कनेक्टेड नहीं होता है, ये कैविटी पर नहीं कनेक्ट होता है, ऊपर से कनेक्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जो इसी आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है जिसकी ज़रिए से बाहर ओपन होता है, ओपन आउटसाइड थ्रू आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो ये हो गया अपना पाउलोव पाउच। अब तीसरा है फंक्शनल टेस्ट मील। तो इसमें क्या होता है, अब पहले जो है तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस बॉल दिया जाता है, जो भी अपना सब्जेक्ट है उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस बॉल इज गिवन। फिर उसके बाद जो है तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब आपको मालूम है, नेजो गैस्ट्रिक मतलब नेजो मतलब नेजल और गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक ट्यूब उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो और उसके बाद क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस जो है तो 15 मिनट तक एस्पिरेट किया जाता है, 2 घंटे तक। मतलब हर 15 मिनट, 2 घंटे तक आप देखेंगे, लेकिन 2 घंटे में भी आप हर 15-15 मिनट को गैस्ट्रिक जूस एस्पिरेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा डेमोस्ट्रेशन। तो हमारे क्या क्या हो गया, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोजिशन और डेमोस्ट्रेशन। अब हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म टॉपिक जो है तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो आपको इसको समझ के लेना होगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म कैसा है, 3 फेजेस में। देखिए 3 फेजेस, और वो कौन से फेजेस है, नर्वस फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज। एकदम सिंपल। फिर उसके बाद अब जो ड्यूरिंग होता है मतलब फास्टिंग, अब इसके अंदर और 2 पॉइंट मैंने ऐड किया हो, ये आपको भी याद करने होंगे एक्स्ट्रा में। अब फास्टिंग पीरियड में क्या होता है, 10 से तो 60 ml, 10 to 16 ml जूस इज सिक्रेटेड। ये फास्टिंग पीरियड में, मतलब जब आप फास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मील टाइम में देखते हैं तो सलाइवा इंक्रीज हो जाता है ना, सलाइवा सिक्रेशन होता है, तो मैक्सिमम हो जाता है मील टाइम के दौरान, लेकिन फिर उसके 2-3 घंटे बाद वापस घट जाता है। फिर अब हम पहले देखेंगे नर्वस फेज। नर्वस फेज में देखिए मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए आपको, एकदम पॉइंट वाइज। तो आप जैसा कि आपको पढ़ने में कोई और याद करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहला हम देखेंगे इसका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या होता है उसका, हाफ एन आवर, मतलब आधे से 1 घंटा नर्वस फेज का ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है, फूड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है स्टमक में। यहाँ पर नर्वस फेज में क्या होता है, फूड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी जो है तो कुछ अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है, और उस जूस को हम एपेटाइट बोलते हैं या फिर साइकिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेटाइट या फिर साइकिक जूस। फिर उसके बाद अब इसके सेंसरी सेंटर्स कौन से होते हैं, मतलब नर्वस है तो कोई ना कोई नर्व तो इसे कंट्रोल कर ही होंगी ना। तो इसका सेंसरी सेंटर्स होते हैं 5, 5th, 7th, 9th क्रेनियल नर्व्स। ये सेंसरी सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। अब सेंसरी सेंटर है तो इसका एक मोटा सेंटर भी होगा। तो मोटा सेंटर कौन कौन सा है, सबसे हमारी फेमस नर्व है वेगस नर्व। वेगस नर्व इसकी मोटा सेंटर होती है। फिर अब देखिए इसके अंदर अब शम्स फीडिंग में, ये आपको एक और एक पॉइंट ऐड करना है। शम्स फीडिंग में क्या होता है, जो फूड होता है तो वो मेन कैविटी में आ जाता है, मतलब आपने जो डॉग का एक्सपोज कर रहे थे ना ईसोफेगस, तो वहाँ से जो है तो मेन कैविटी में डायरेक्ट फूड आ जाता है, उसके बाद भी सिक्रीशन होता है। फिर पाउलोव पाउच भी देखा था हमने। पाउलोव पाउच में हमने क्या देखा था, हमने एक डाइवर्टिकुलम बनाया था जो आर्टिफिशियल ओपनिंग से ओपन हो रहा था, तो वहाँ से फूड आर्टिफिशियल ओपनिंग के जरिए से बाहर आ जाता है, उसके बाद भी सिक्रीशन होता है। तो देखिए ये मतलब ये नर्वस फेज का एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट की डिटेल है थोड़ी सी। फिर अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के जैसे दिया है, ये मतलब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कैसे होता है। तो एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन आपको मालूम है न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एसिटिल कोलिन क्या करता है, वेगस को स्टिमुलेट करता है। फिर वेगस स्टिमुलेट होता है तो हिस्टामिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। हिस्टामिन एक वाइसोडायलेटर है। फिर उस हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडायलेशन करता है। वैसोडायलेशन होने की वजह से पैराइटल सेल स्टिमुलेट होते हैं,
और फिर पैराइटल सेल स्टमक के जो स्टिमुलेट हो गए तो उससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है। समझ में आया आपको? देखिए एकदम मैंने एकदम आपको लाइन वाइज करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आप वेगस देखेंगे हम। वेगस क्या करती है? वेगस क्या करती है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद अब इसके एपेटाइट जूस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एपेटाइट जूस क्या होता है? पेप्सिन में रिच होता है, एसिडिक पीएच होता है और उसका म्यूकस कंटेंट कम होता है। फिर अब हम एक पॉइंट देखेंगे, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस फेज। तो उसके फंक्शन क्या है देखिए, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक फेज को इनिशिएट करता है। मतलब गैस्ट्रिक फेज को इनिशिएट करता है। अब नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट फेज गैस्ट्रिक फेज है नर्वस के बाद, तो कौन सा फेज इनिशिएट होगा? गैस्ट्रिक फेज इनिशिएट होगा। तो ये एक पॉइंट है। फिर अब देखिए, अब जब इंसान को शॉक, फियर या फिर एंजाइटी होती है, मतलब जैसे कि डर जाता है इंसान या फिर शॉक लग जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अपना सिंपैथेटिक नर्व जो है, आपको एड्रेनालिन और एड्रेनालिन मालूम है ना, तो वही सिंपैथेटिक नर्व जो है तो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और जीजे सिक्रीशन कम हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, वैसो डायलेशन हो रहा है तो जीजे सिक्रीशन हो रहा है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो जीजे सिक्रीशन कम हो जाएगा। फिर अब हम सेकंड हमारे टॉपिक पर जंप करते हैं, वो है गैस्ट्रिक फेज। इसे हम ह्यूमरल फेज भी बोलते हैं और केमिकल फेज भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फूड जो है तो एक्चुअली आता है, starts with entry of food stimulated by local vagal nerve ending and gastrin। समझ में आया आपको? मतलब फूड आया तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिन सिक्रेट होगा, है ना, और वेगल नर्व एंडिंग जो है तो वो भी स्टिमुलेट होंगी, तो उससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होगा। फिर आपको जो है ना गैस्ट्रिक फेज में एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, और वो क्या है, आईवी फेरल एक्सपेरिमेंट। तो ये आईवी फेरल जो है तो एक साइंटिस्ट है जिसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तब उसमें एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या, असल में उसने एक स्मॉल पाउच जो है स्टमक का, स्टमक म्यूकोजा का एक स्मॉल पाउच जो है, तो उसने मेमोरी ग्लैंड में इम्प्लांट कर दिया। मतलब उसने स्टमक का एक म्यूकोजा का पार्ट निकाला और उसे मेमोरी ग्लैंड के, सेम एनिमल के मेमोरी ग्लैंड में इम्प्लांट कर दिया। उसके बाद उसने उसे खाना दिया। तो और उसके बाद उसका जब स्टमक निकाला गया, आफ्टर रिपार्टिंग, ये वर्ड याद रखिए, रिपार्टिंग, आफ्टर रिपार्टिंग स्टमक दे फाउंड when food enters stomach gastric juice secretion increases also from implanted patch। मतलब जो implanted patch था तो वो तो हमने स्टमक से अलग कर दिया था, उसके बाद भी जो है तो उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन हुआ। तो इसके कंक्लूजन क्या आता है कि जो केमिकल कंपोनेंट है, तो केमिकल कंपोनेंट एंटर्स ब्लड स्ट्रीम evenly distributed in gastric mucosa stimulate secretion। मतलब वो जो केमिकल कंपोनेंट है वो गैस्ट्रिन होता है असल में, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। इसी वजह से जो है तो मेमोरी ग्लैंड वाले पैच में सिक्रीशन हुआ। फिर अब हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, हमारे जो है लास्ट फेज हमारा इंटेस्टिनल फेज। अब इंटेस्टिनल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, जो गैस्ट्रिक जूस के 2 से 3 घंटे के बाद अपना इंटेस्टिनल फेज चालू होता है, और टोटल ये 8 से 10 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर दो गैस्ट्रिक जूस के 2-3 घंटे के बाद चालू होता है और 8 से 10 घंटे टोटल चलता है इंटेस्टिनल फेज। फिर देखिए, अब इंटेस्टाइन में अगर फैट प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, एंटेरोगैस्ट्रोन सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जीजे सिक्रीशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, एंटेरोगैस्ट्रोन भी एक स्टिमुलेटर है जीजे सिक्रीशन का। फिर इसके अंदर इस फेज में जो है तो बहुत कम अमाउंट ऑफ सिक्रीशन होता है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सिक्रीशन अकर्स इन दिस फेज। अब हम हमारा आगे का पार्ट देखेंगे, ये हो गया हमारा नर्वस फेज, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। अब हम हमारा एक अलग पॉइंट देखेंगे, वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीजे सिक्रीशन। एक मिनट, हाँ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जीजे सिक्रीशन। तो अब यहाँ इसमें हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, क्या करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें है। पहला है हमारा BSL। BSL मतलब ब्लड शुगर लेवल।
ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल अगर अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो देखिए अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, इंसुलिन बढ़ेगा तो बीएसएल क्या होगा, कम होगा। बीएसएल कम होगा तो जीजे सिक्रीशन इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। फिर उसके बाद है हमारा हिस्टामिन। हमने पहले भी देखा था हिस्टामिन, अभी पहले देखा हमने। हिस्टामिन क्या होता है, पावरफुल स्टिमुलेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो वाइसोडाइलेशन कर देता है। आपने देखा था ना, वेगस स्टिमुलेट होती है तो हिस्टामिन सिक्रीशन इंक्रीज होता है, जिससे वाइसोडाइलेशन होता है। वही तो वही आपको यहीं लिखना है। उसके बाद अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलेनिन जो है, इन जैसे जो अमाइनो एसिड होते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे सेरोटोनिन, अल्कली एसिड, बेलाडोना, एट्रोपिन, ये जो है तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन डिप्रेस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में भी देखिए मैंने आपको एकदम पॉइंट वाइज लिख के दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है हमें। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी के रिलेटेड। तो वो कैसे होता है, तो जो राइल्स पाइप होता है तो उसको क्या करते हैं हम, स्टमक में इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे डन बाय इंट्रोड्यूसिंग राइल्स पाइप इन स्टमक। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, पहले फास्टिंग स्टेट जो है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसका फास्टिंग स्टेट, पेशेंट जो भी है सब्जेक्ट है उसका फास्टिंग स्टेट एस्पिरेट कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मील दिया जाता है। और फिर मील लेने के बाद अब उसका गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद हर 15 मिनट को 3 घंटे तक हम उसका गैस्ट्रिक जूस एनालाइज करेंगे केमिकली। देखिए यहाँ पे क्या कहा मैंने, 3 घंटे तक, 3 घंटे में भी 15-15 मिनट को उसका गैस्ट्रिक जूस क्या करेंगे, केमिकली एनालाइज करेंगे, हम केमिकली एनालाइज करेंगे। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे एंडोक्राइनल कंट्रोल पे। अब एंडोक्राइनल कंट्रोल 5 चीज़ों से कंट्रोल होता है। पहला गैस्ट्रिन, हमने पहले ही देखा अभी बीच में गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जीजे सिक्रीशन, है ना। फिर उसके बाद एंटेरोगेस्ट्रोन हो गया। एंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है, इनिबिट करता है जीजे सिक्रीशन। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मालूम है आपको, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, मतलब गैस्ट्रिक में जो एसिड कंटेंट है उसका वो बढ़ा देते हैं, लेकिन म्यूकस कंटेंट कम कर देते हैं। और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हमने अभी देखा था, वो क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन ही कम कर देते हैं उसका, मतलब मेन फंक्शन तो उसका एसिड ब्रेक डाउन करना ही होता है ना, तो वही एसिड सिक्रीशन कम कर देते हैं। फिर अगर पिट्यूटरी का रिमूवल रिमूवल हो गया तो उससे तो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं, तो उससे भी क्या होगा, एसिड सिक्रीशन कम हो जाएगा। फिर अब देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस तो थोड़ा शॉर्ट में ले लिया हो, लेकिन आपको थोड़ा इसके डिटेल में लिखना होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। जैसे फंक्शंस में आप लिख सकते हैं, स्टमक का डाइजेशन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसा होता है, जो म्यूकस होता है तो वो HCl से, HCl जो है तो अपना बहुत एसिडिक होता है ना, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक HCl, तो म्यूकस से एक लेयर होती है स्टमक के आजू बाजू जो प्रोटेक्ट करती है। हाँ, तो देखिए प्रोटेक्शन इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद उसका होम्योपैथिक फंक्शन है। अब होम्योपैथिक फंक्शन हमने इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा था, उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, B12 को ट्रांसपोर्ट करता है। B12 क्या क्या किस लिए ज़रूरी होता है, मेगालोब्लास्ट को अपने मेगालोब्लास्ट को कन्वर्ट करने में मदद करता है, उसके फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर उसके बाद इसका HCl होता है, HCl क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब आपको डाइजेशन के उसकी 2-3 याद करना होंगे। अब आप, ये हो गया उसके फंक्शन। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका अप्लाइड। अब अप्लाइड में क्या है, 3 चीज़ें है। पहला क्या है, अक्लोहाइड्रिया, दूसरा पेप्टिक अल्सर, और तीसरा पर्नीशियस एनीमिया। पहला हम देखेंगे एक्लोहाइड्रिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्या है, एब्सेंस ऑफ एसिड सिक्रीशन होता है। एक्लोहाइड्रिया मतलब ए यहाँ पर भी ए होता है, मतलब वहाँ पे एब्सेंस है, कुछ तो भी चीज़ एब्सेंस है। क्लोरोहाइड्रिया मतलब एसिड सिक्रीशन का एब्सेंस। और फिर उसमें ये क्या में दिखता है, गैस्ट्राइटिस या फिर ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या हो जाता है कि अपने जो सेल्स होते हैं तो वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। फिर गैस्ट्राइटिस में भी, गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक में भी देखने को मिलता है क्लोराइड्रिया। फिर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है बर्निंग पेन इन स्टमक, मतलब स्टमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो भी कैसा होता है, बर्निंग पेन।
फिर पर्नीशियस एनीमिया तो आपको मालूम है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इज कॉल्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए, ये आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, और फिजियो में मतलब आपको एकदम ये ऐसा नहीं लिख कर आना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिजियो में असल में ये जो कंटेंट है पूरा मैंने आपको बताया, ये कम अज कम यूनिवर्सिटी की जो आंसर शीट आती है तो उसकी 10 से 12 पेज आपके कंज्यूम करेगा, अगर आपने सही से लिखा तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए, अब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी काम बनता है ये मेरा से सपोर्ट करें, फॉलो करके, शेयर करके इस वीडियो को। और आपके जो मतलब जो दोस्त दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए इसके। और इसमें कैसा है, आपको फिजियो में कैसे लिखना होता है, आपको एकदम शॉर्ट लिखना होता है और पॉइंट वाइज लिखना होता है। अगर आप एकदम मतलब शॉर्ट समझना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है असल में, सॉरी, शॉर्ट नहीं लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर का भी क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। अरे ये डेफिनेशन है, हाँ ये डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, फिर ये कंपोजिशन हो गया, हाँ ये कंपोजिशन हो गया। तो ऐसा ऐसा लिखने की आदत डालिए। अगर आप पूरा पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आएगा और उसको और ज़्यादा डिफिकल्टी जाएंगी चेक करने में, तो आपको मार्क्स भी कम मिल सकते हैं उस वजह से। तो देखिए, ऐसा आपको पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट, अगर आपके पास कोई फ्लो चार्ट बना हुआ होगा वो भी आप डाल सकते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो देखिए, आप बहुत बहुत थैंक्स को मेरी वीडियो वॉच करने के लिए।